जल्दी बताओ अगर कोई डाउट है तो। कोई बनाया नहीं है? अपन नहीं बनाएगा, तुम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म आगे जाने के बाद समझ नहीं आएगा। ठीक है, डाउट है पूछ लो, नहीं डाउट है तो बात ही खत्म है। बनाया तो नहीं होगा सब लोग होमवर्क, ऑब्वियसली बात है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है बेसिकली ये है, जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होता है उस चीज में कार्बोकटायन वाला पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है थोड़ा बहुत। बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है सर कार्बोकटायन एंड एसीटोनाइट्राइल क्या होगा? क्या। एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल, जैसे ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना, जैसे एसीटो या एसिटा, इधर लिखा मत करो भाई प्रियांशु। अगर हम लोग ये टर्म यूज करें, जैसे बचपन में सुना था ना, एसिटिक एसिड सुना था, ठीक है। तो एसिटिक एसिड वाले पार्ट में ये वर्ड होता है, एसिड वाला पार्ट है। या फिर मान लो एसीटोन की बात करते हैं तो भी यहाँ पे वही चीज है। तो एक चीज देखो, अगर जैसे एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड वाले पार्ट में भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। तीनों का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड वाले पार्ट में दो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दो कार्बन को मिलाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। एसिटल्डिहाइड अगर लेके चलते हैं तो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O H वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे भी दो कार्बन, यहाँ पे भी दो कार्बन। अगर एसीटोन बोलते हैं तो कीटोन में भी एक साइड दो कार्बन, दूसरे साइड से भी दो कार्बन है। अगर हम लोग एसिटामाइड वर्ड यूज करते हैं तो एसिटामाइड वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली दो ही कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मान लो एसिटोनाइट्राइल बोला है तो एसिड वाला पार्ट जो है उसके वजह से दो कार्बन होना चाहिए। और नाइट्राइल का क्या मतलब होता है, बताओ जल्दी। नाइट्राइल का क्या मतलब है? बोल भाई जल्दी, किसका डाउट था? बोल ही नहीं रहा कोई, किसका डाउट था? मेरा मत बोल, नाम बोल दे। अच्छा आदित्य। तो सी एन नाइट्राइल वाले पार्ट का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो एसिटोनाइट्राइल मतलब दो कार्बन होना चाहिए, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N आराम से लिख सकता है। ठीक है। सर ये पोलर प्रोटिक होगा ना? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। प्रोटिक क्यों होना चाहिए बताओ? प्रोटिक क्यों होना चाहिए, रीजन? हाँ, प्रोटिक का मतलब क्या बताया था? कैन फॉर्म H बॉन्ड और हाँ, तो H डोनेट। बॉन्ड है जो एसिडिक हाइड्रोजन दे पाए। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है कहीं पे? यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, बट एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। तो पोलर प्रोटिक नहीं। कार्बन से एसोसिएटेड हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें एक ही दो केस है जिसका ध्यान रखना होता है, एक C ट्रिपल बॉन्ड CH वाला पार्ट। तो इसका मतलब पोलर तो है बट प्रोटिक नेचर का तो नहीं है, तो पोलर ए प्रोटिक कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो, तो कार्बोकटायन और कार्बोकटायन वाले पार्ट के रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक है जो हर जगह फ्रिक्वेंटली यूज आएगा। और शुरू के कुछ स्टेप्स को तुमको याद रखना होगा, एक तरीके से ऐसा समझ के चलना। मतलब बेसिकली है तो रिएक्शन मैकेनिज्म के जैसा चीज, लेकिन वो स्टेप्स क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट कहीं से भी हम लोग इन्वॉल्व करके नहीं चलते हैं, तो इसलिए उसको अभी के लिए याद रखना कि हम लोग इस तरीके से स्टेप लिखते हुए काम क्या करते हैं। और उसके बाद फिर तुमको समझ में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट कि करना क्या होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे मेरे हिसाब से एक ये ऐसा टॉपिक है जो जनरलाइज टॉपिक तो नहीं है, लेकिन तुमको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है। बाय डिफॉल्ट जब भी कहीं किसी रिएक्शन के टाइम पे कार्बोकटायन आता है तो वहाँ वाले पार्ट में कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट हम लोग को इन्वॉल्व करके चलना ही चलना होता है। तो इसीलिए ये टॉपिक एक पार्टिकुलर ऐसा नॉर्मली हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट तो है,
लेकिन ऑल्दो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हुए जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो बोला था ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब भी कभी अननोन कंपाउंड देगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय डिफॉल्ट उसका पार्ट होगा, ऐसा हम लोग को कंसिडर करके चलना होगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर हम लोग का कार्बोकटायन देगा कहीं भी रिएक्शन के टाइम पे, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर कार्बोकटायन बनेगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को उस रिएक्शन में इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा। एक पार्टिकुलर टाइप के स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स वाले पार्ट को बाय डिफॉल्ट हम लोगों को उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करके ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना होगा। तो हेडिंग डाल दो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है। कार्बोकटायन स्टेबिलिटी से रिलेटेड पार्ट भी है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि तुम लोग का कार्बोकटायन स्टेबिलिटी का पार्ट जो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ आयंस में डिस्कस किए थे वो पार्टिकुलर पार्ट अच्छे से हो रखा है। और तुम लोग उस टाइम पे बोला भी था कि कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में हम लोग फिर से कार्बोकटायन स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, मतलब वापस से कार्बोकटायन स्टेबिलिटी का पार्ट आएगा। कुछ यूनिक केसेस हैं जैसे डांसिंग रेजिनेंस वाला पार्ट, तो उसको फिर से हम रिमाइंड करा देंगे, और अदरवाइज फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। तो कुछ कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट पे आराम से मूव कर सकते हैं। कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, एक बार रिमाइंड करा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। हेडिंग डाल दो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। और उसमें पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना होगा, इन जनरल पहला पॉइंट जो ध्यान रखना होगा, जब भी कभी कार्बोकटायन होता है तो उस कार्बोकटायन वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 निकल के आता है। इन जनरल हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp या फिर sp2 ही कंसिडर किया जाएगा, सबसे पहला कंसिडरेशन है। दूसरा, अगर sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ऑक्टेट वाला पार्ट इनकम्प्लीट ही रहेगा। कार्बोकटायन के केस में हमेशा ऑक्टेट वाला पार्ट इनकम्प्लीट रहेगा। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा नॉर्मली आराम से बिहेव करते हुए काम कर सकता है। तो कार्बन का अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के जैसा आराम से मेंशन करते हुए काम करके चल रहे हैं। दोनों पॉइंट नोट करो। तीसरा पार्ट, जैसे ये कंसिडरेशन तो दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अगर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 के बराबर नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में से एक पार्ट हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब प्लस एम हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया और प्लस आई, ये तीन इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज मतलब कार्बोकटायन वाले पार्ट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन देगा, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा वो उस पॉजिटिव चार्ज के पार्ट को कम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करेगा, मतलब स्टेबिलिटी वाला पार्ट आराम से इंक्रीज करेगा। नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी या इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन stability of कार्बोकटायन और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। छोटा सा क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ताकि तुम लोग को याद आ जाए कि हम लोग कार्बोकटायन स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। रिएक्शन में जो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा उसमें इस चीज को हम लोग को फ्रिक्वेंटली यूज करना होगा। कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ द कार्बोकटायन। और थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये टॉपिक तुम लोग को अच्छे से सॉल्व करने आता होगा।
ट्राई करो 7 क्वेश्चंस, 7 सिंपल क्वेश्चंस है, उसके बाद कुछ 2-3 थोड़े पॉइंटेड क्वेश्चंस होंगे कि हाँ भाई ये पॉइंट ऐसा होता है, ये पॉइंट ऐसा होता है, उसको याद रखना है, उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब ये 7 क्वेश्चंस ट्राई करो। सर ऊपर स्क्रॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 छूट गया है। 2 और 1 ही छूट गया।
जल्दी ट्राई करना क्वेश्चन। चलो शुरू का 3-4 क्वेश्चन का सॉल्व करके जाते हैं आंसर। पहले वाले केस में आंसर होना चाहिए 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले वाले केस में इफेक्ट में 2 हाइपर कंजुगेशन होगा, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस होना चाहिए, और तीसरे वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है इन जनरल, तो इस केस में रेजोनेंस वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन, और 6 हाइपर कंजुगेशन और 2 हाइपर कंजुगेशन में 6 वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1। नेक्स्ट वाले केस में पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट, उसके बाद चौथा वाला पार्ट, फिर उसके बाद तीसरा वाला पार्ट। पहले वाले केस में 3, 3, 6 और 2 8 हाइपर कंजुगेशन, सेकेंड वाले केस में टोटल 4 हाइपर कंजुगेशन, थर्ड वाले केस में 1 हाइपर कंजुगेशन, और फोर्थ वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना लीस्ट हाइपर कंजुगेशन उतना कम स्टेबिलिटी। 1, 2, 4, 3 ऑर्डर ले सकते हैं। नेक्स्ट वाले केस में अगर हम लोग ऑर्डर का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 में, फिर उसके बाद 2 वाले पार्ट में, फिर 1 वाले पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि 3 वाले पार्ट में प्लस एम इफेक्ट होगा, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस होगा, और पहले वाले केस में भी रेजोनेंस होगा। प्लस एम इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट वाले पार्ट में स्टेबिलिटी बढ़ाने का टेंडेंसी है कार्बोकेटाइन के लिए, तो प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, मतलब 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ वाले केस में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कितने लोगों को फोर्थ में डाउट पूछ सकता है? फोर्थ वाले पार्ट में कितने लोगों को डाउट पूछ लो। किसी को भी डाउट नहीं है? अच्छा जी, कैसे बनेगा फोर्थ वाला ये बताओ। सर एक तरफ का रेजोनेंस पर से दूसरा घटेगा। क्या है एक तरफ? एक तरफ का रेजोनेंस पर से दूसरा घटेगा। एक तरफ के रेजोनेंस का सर दूसरा क्रॉस रेजोनेंस और लीनियर क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर कंजुगेशन। पहले वाले केस में क्रॉस कंजुगेशन और दूसरे वाले केस में
लीनियर। और जब नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होता है, ये पॉइंट वापस से रिपीट कर रहे हैं, नंबर एंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम होगा तो लीनियर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कंजुगेशन। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में ऑर्डर होना चाहिए 3 1 4 2, क्योंकि 3 एरोमेटिक दिख रहा हमको, 1 भी एरोमेटिक दिख रहा, सेकंड वाला पार्ट एंटी एरोमेटिक दिख रहा, और लास्ट वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट है। तो दोनों में एरोमेटिसिटी अगर है, दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस उसके बाद आएगा, और एंटी एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो 4 और 2 तो फिक्स है। 3 और 1 में जब दोनों में एरोमेटिसिटी है तो थर्ड वाले में ज्यादा रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब 3 1 4 2 ले सकते हैं ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 बोलेंगे, क्योंकि 2 वाले केस में माइनस एम इफेक्ट है, थर्ड वाले केस में प्लस एम इफेक्ट है, और फर्स्ट वाले केस में हाइपर कंजुगेशन है। माइनस एम स्टेबिलिटी घटाएगा, प्लस एम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो माइनस एम तो सबसे लास्ट में चला जाएगा ऑर्डर में, उसके बाद प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन में प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो उसके हिसाब से 3 ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर कंसिडर करें तो ऑर्डर होना चाहिए 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। 2 3 1 6 5 4 ऐसा कुछ ऑर्डर निकल के आना चाहिए। कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो। इसमें भी किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि थोड़ा बहुत इफेक्ट वाला पार्ट रिवाइज हो जाए। सर OH तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना, तो वो स्टेबिलिटी OH घटाएगा ना। OH 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 क्या? OH सर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना। OH माइनस आई इफेक्ट शो करेगा रे नालायक, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन में प्लस एम लिखा है, ये क्वेश्चन में प्लस एम लिखा है, और कितना जगह पे प्लस एम लिखा है, इससे घटिया डाउट तो कुछ हो नहीं सकता था। OH के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर वाला पार्ट मतलब प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। सर हाँ 3 में जो रिंग बना हुआ है उसका अगर रेजोनेंस होगा तो फिर एंटी एरोमेटिक बन जाएगा ना। 3 में जो रिंग बना हुआ, ये कौन से जमाने में जी रहे हैं मोहन भागवत जी आप? एंटी एरोमेटिक बन जाएगा? चलो बताओ हमको। ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट तुम ऐसा बोल रहा है जाने के लिए ना, ये यस ये एंटी एरोमेटिक रिंग है। बोल जल्दी, एंटी एरोमेटिक है? तुम्हारे हिसाब से तो कर है ही, क्योंकि तुम तो ये सवाल ही पूछा है। ये पाई बॉन्ड है, कितने बार बोला है कि अगर बाहर वाले एटम और रिंग के एटम में पाई बॉन्ड अटैच होता है तो इस केस में पाई बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग, और वैसे भी यार ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड वाला पार्ट तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दोनों कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े ना कोई रियल स्ट्रक्चर होता है। कंपाउंड में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर वाले एटम और अंदर वाले एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन से एक को अंदर काउंट करेंगे, को बाहर काउंट करेंगे, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक आएगा। लेकिन क्योंकि अपने पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग एरोमेटिसिटी से मतलब है, हम लोग इससे थोड़ा ना मतलब कंपाउंड वाला पार्ट क्या है। और ऑल्दो कंपाउंड कहीं से भी नॉन एंटी एरोमेटिक नहीं आ रहा, अगर रेजोनेंस में स्ट्रक्चर जा रहा है तो उसकी वजह से नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर आ रहा है। इस तरह का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग भाई, इतना घटिया सवाल नहीं पूछो। और कोई डाउट किसी को? डाउट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डाउट है पूछ सकते हैं। सर 5 में मेरा ऑर्डर थोड़ा अलग आया था। 5 में ऑर्डर थोड़ा अलग आया था, क्या ऑर्डर आया था? 3 4 1 2। 3 4 1 2, रीजन बोलो। तू तो चलो समझ में आता है, तू छोड़ दिया, उसके बाद पहला भी एरोमेटिक है, तीसरा भी एरोमेटिक है, और लास्ट वाला भी एरोमेटिक है ना? हाँ सर। लास्ट वाला एरोमेटिक है कि नहीं है? लास्ट वाला कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है?
कोई और इसका जवाब देना चाहेगा? कोई और इंसान इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा? लास्ट वाले केस में क्या इफेक्ट है? कोई जवाब नहीं देना चाहेगा, ऐसे कैसे भाई? भारती? -m होगा उसमें। -m हो गई इसमें, ये अलग ही कुछ लास्ट कहानी। वाला में ना, ये 5 नंबर का लास्ट वाला, तो उसमें -m होगा। इसमें -m हो गई और नया कहानी बना दी भाई आज तो। हाँ, ऑर्डर में तो था। सर रेजोनेंस क्या इफेक्ट होगा? रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस होगा? कौन बोल रहा है? कौन? हमको पता नहीं चल रहा। स्टाइल सर। अच्छा हाँ, रेजोनेंस तो लिखे ही हुए हैं, एरोमेटिसिटी नहीं होगा इसमें। बताओ भाई। अरे मोटू राम, बताइए जल्दी। आदर्श कुमार? ओए मोटे, बताएगा? लगता है इसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके। कुणाल? एरोमेटिसिटी होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट होगा? सर एरोमेटिसिटी होगा? ये तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम्हारा तो डाउट ही है। हर्ष? सर रेजोनेंस होगा। क्यों? एरोमेटिसिटी क्यों नहीं होगा? तो वो अगर सिर्फ नॉर्मल बेंजीन रहता तब उसका असर होता। कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? सर अभी C+ लगा हुआ सर, तब नहीं है। मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? सर तभी है। क्या? अभी मतलब सवाल स्टेबिलिटी का नहीं पूछा है, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? सर एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है तो क्या है? एरोमेटिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? अर्नव, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? हाँ, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है। डेविड? नहीं है सर। एरोमेटिक नहीं है। सौम्या? सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक है पक्का? हाँ। सिमी? सर नहीं है। नहीं है। सब इधर है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, भी तो आंसर हो सकता है। मे बी नॉट, कभी है कभी नहीं है, कभी खुशी कभी गम। योशी? एरोमेटिक? एरोमेटिक नहीं है। नहीं है। अच्छा, अरे सौम्या, कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? हाँ सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो अगर एरोमेटिक है तब तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में दिक्कत होना चाहिए ना। फिर यहाँ पे कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो ये ऑर्डर सही होगा क्या? नहीं, डाउट क्यों नहीं पूछे? क्या बोल रही हो? सर रेजोनेंस इफेक्ट लिया जा रहा है, लेकिन वो मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में जाएगा तो फिर एरोमेटिसिटी हिंडर हो सकता है। वो तो हर जगह हिंडर हो सकता है, कौन सा बड़ा चीज है।
बट कंपाउंड तो रेजोनेंस हाइब्रिड के होता है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ रियल मॉलिक्यूल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज जस्ट इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग बना देते हैं, अपने मन में आता है तो हम लोग बना दे रहे हैं, जिंदगी खराब करने के लिए कोई बना दिया उसको। मॉलिक्यूल मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कंपाउंड एरोमेटिक है तो एरोमेटिक है। अब बताओ तुम लोगों को ना क्लास में रिकॉर्डर रखना चाहिए, क्लास में टेप रिकॉर्डर, जो भी क्लास चलता है उसका रिकॉर्डिंग भी कर लिया करो, ताकि कभी भूल गया कोई चीज तो सुन लिया करो वहां से। तुम लोग का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत खराब हो गया है। जब ये चीज बताया था तो उस टाइम पे बोला था कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो रिंग एरोमेटिक नहीं होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो भी रिंग एरोमेटिक है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो रिंग एरोमेटिक नहीं होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो जब हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तब जाके रिंग एरोमेटिक हो पा रहा है या कंपाउंड एरोमेटिक हो पा रहा है। जबकि लास्ट वाले केस में पॉजिटिव चार्ज हो या ना हो, कंपाउंड अपना एरोमेटिक है, मतलब उस पॉजिटिव चार्ज से एरोमेटिसिटी को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सवाल में कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं चीज हम लोग पहले दिन भी डिस्कस किए थे जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का डिस्कशन किए थे। कंपाउंड की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी से मतलब नहीं होता है हम लोगों को, कार्बोकटायन के रिलेटिव स्टेबिलिटी से मतलब होता है। जो कार्बोकटायन है उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। तो पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तब वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, इससे हमको मतलब रखना है। कंपाउंड के अंदर क्या है कोई मतलब नहीं अपने को। तो पहले वाले केस में कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी इफेक्ट का पार्ट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं या फिर एरोमेटिसिटी इफेक्ट लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए लिखा है। दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज एंटी एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक इफेक्ट वाले पार्ट में मेंशन कर सकते हैं। थर्ड वाले केस में वापस से एरोमेटिसिटी वाले पार्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, इसका मतलब एरोमेटिसिटी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट लास्ट वाले केस में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, तो इसमें हम लोग एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं लगा सकते। रिंग अपना अलग एरोमेटिक है, पॉजिटिव चार्ज अपना अलग से है। पॉजिटिव चार्ज जब इफेक्ट के फॉर्म में हम लोग कंसिडर करेंगे तो बेसिकली इफेक्ट केवल ये है, जैसे मान लो यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो केवल रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, तो सेम टाइप से पाई बॉन्ड यहाँ पे केवल रेजोनेंस इफेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम लोग इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, तो एरोमेटिसिटी ऑपरेट नहीं कर रहा है, एरोमेटिसिटी अपने जगह पे है, इफेक्ट हम लोग का रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है। तो एरोमेटिसिटी इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, एरोमेटिसिटी, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। सॉरी हाँ, फर्स्ट और हम उल्टा लिख दिया गया, 3142 होना चाहिए, सॉरी नहीं लिखे तो 3142 है, यहाँ पे क्या लिखे थे हम, क्यों लिखे थे ऐसा। अच्छा ये किसी और सर का वो ऑर्डर था, आदित्य का ऑर्डर था, सॉरी ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थर्ड वाले पार्ट में, फिर 1 वाले पार्ट में, फिर उसके बाद 4 का नंबर आएगा और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिसिटी वाला पार्ट तो कंसिडर करके चल ही रहा है। फिर से ये चीज बताया है, इस चीज को भूलना मत। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के वजह से अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तब एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। कंपाउंड के एरोमेटिक होने से उस चार्ज से मतलब नहीं होगा। मान लो सवाल ऐसा पूछता, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, तो हम लोग रिलेट नहीं कर सकते, तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, बट क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स का फैक्ट दे रखा होना चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी दे रखा होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखा होना चाहिए, तब जाके कंपाउंड के एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाएंगे। बट सवाल में प्रिसाइजली मेंशन किया है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं इन गिवन सर्कमस्टेंसेस में। तो लास्ट वाले केस में पॉजिटिव चार्ज पे केवल रेजोनेंस इफेक्ट है, ऐसा मेंशन करके काम कर सकते हैं। बुझाया? और कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट क्लियर करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीओसी हमको भी मालूम है लोग भूल जाते हैं, तो लोग प्रैक्टिस कम करता है भाई, प्रैक्टिस कम करेगा तो सही होगा। अगर वहाँ पे सी प्लस नहीं होता बस प्लस होता तो कहाँ पे? लास्ट वाले स्ट्रक्चर, लास्ट वाले केस में अगर सी प्लस नहीं होता बस वो रिंग के साथ प्लस अटैच है। अच्छा ये ऐसा,
हाँ ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। इनफैक्ट यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। ये भी तुम लोगों को पहले भी डिस्कस कर रखा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करने से पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस, उसमें मेंशन किया था अगर पहले से पाई पाई कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे पहले से पाई पाई कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। तो अंदर रेजोनेंस होगा बट यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को कोई लेना देना उससे नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको जस्ट अभी डिस्कस करने वाले थे हम। और कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट पे आते हैं। थोड़ा अनकन्वेंशनल सवाल है। अच्छा नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करो। बस ये कि थोड़ा यूनिक सवाल है लेकिन सॉल्व करने लायक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अनकन्वेंशनल सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना। पहले वाले केस में क्या होना चाहिए ऑर्डर? शिवम? 2 1 greater than 2। 1 ग्रेटर देन 2, रीजन बताओ। सो CH का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। CH के केस में हाइपर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन CD। क्यों? रीजन? CD भारी है, CH होता है। CD? ड्यूटेरियम भारी है तो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाना चाहेगा। ड्यूटेरियम भारी है तो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाना चाहिए, ऐसे थोड़े ना होता है भाई। अब देखो कहीं पे दावत चल रहा हो तो अदर्स ज्यादा जाना चाहेगा। तो ये और तरीका है, उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। भारी है उसके वजह से कुछ इफेक्ट आता है। तो CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ CH से ज्यादा है। CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ CH से ज्यादा है। जितने हेवियर आइसोटोप्स होते हैं उसका मास बढ़ने की वजह से बॉन्ड वाइब्रेशन कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट बढ़ जाता है। तो CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका हाइपर कंजुगेशन में जाने का टेंडेंसी कम होता है एज कम्पेयर टू CH। तो इसीलिए CH3 में ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा 1 ग्रेटर देन 2। उसके बाद राहुल कालिंदी,
अच्छा दूसरा राहुल तो आया भी नहीं आज। राहुल बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बता, लेट मत कर। हेलो। हाँ हाँ राहुल बोलो, 9 नंबर। हाँ सर। क्या आंसर होगा 9 नंबर में? सर कर रहे हो कि ये सब क्वेश्चन करा रखा है तुम लोगों को। ऋषिकेश जल्दी बता आंसर, नहीं बताएगा तो हरिद्वार भेज देंगे तुमको आज हम। 2 greater than 1. 2 greater than 1 क्यों? काहे 2 greater than 1? सर डी का मास ज्यादा होता है सर, तो ज्यादा स्टेबिलिटी। अबे डी का मास ज्यादा होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। कौन बोल दिया ऐसा मास ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी? मास ज्यादा है तो ज्यादा बीमारी होगा। प्रशांत प्रशांत प्रितोष कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमसे तो सर सवाल ही नहीं पूछते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बढ़िया है हमसे सर सवाल नहीं पूछते। हमको स्क्रीन में जितने लोगों का नाम दिखाई देता है स्क्रॉल करने पर उसमें से जिसका नाम पकड़ा गया उसको पूछ लेते हैं। प्रीति नहीं पता सर। ये भी रिप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। निशांत सर 2 greater than 1। हाँ क्यों? आप पढ़ाए थे। अरे तो हम पढ़ाए थे तो हम तो रीजन के साथ पढ़ाए थे। कृष्णा जल्दी जवाब दे। कृष्णा जवाब नहीं देगा तो राधा नहीं मिलेगी, जल्दी जवाब दे। क्या बोला, आवाज ही नहीं आया। फिर कुछ बोला। तुम्हारा माइक चल तो रहा है, कुछ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आवाज आ नहीं रहा है। चलो छोड़ो, तुमको भी छोड़ते हैं। आकृति आकृति अंशु सर आई इफेक्ट। आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? पहले टी आता है फिर डी आता है फिर एच आता है। पहले सी आता है फिर डी, पहले टी आता है फिर डी डी आता है फिर फिर एच। एच आता है। प्लस आई के ऑर्डर में ये चीज मेंशन किया था। जो हेवियर आइसोटोप्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजूशन तो नहीं है, बट प्लस आई की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी निकल के आएगा। ये दोनों केसेस थोड़ा ध्यान रखा करो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करके देखो। वैसे 10 वाले पार्ट में एक छोटा सा फैक्ट हम मेंशन कर देते हैं। पहले वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, दूसरे वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, तीसरे वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही निकल के आएगा, सॉरी sp निकल के आएगा, और चौथे वाले केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp नहीं होगा, वो sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग केवल नंबर ऑफ बॉन्ड से एसोसिएट नहीं करते, बॉन्ड एंगल से एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 कंसिडर किया जाता है रेदर देन sp हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है इस चीज को, सोच के देखो ऑर्डर।
सोच समझ के जवाब देना। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट को जब कंपेयर करेंगे हम लोग, तो पहले वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ दिख रहा है कि हम लोग के पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो है। दूसरे वाले केस में sp कार्बन है, में हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं हो सकता, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp कार्बन वाला पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट से खींचने की कोशिश करेगा। थर्ड वाले केस में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp है, बगल वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, और फोर्थ वाले केस में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर ढंग से सोचे तो sp कार्बन के बगल में अगर sp कार्बन है तो दोनों में से कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने के या देने के टेंडेंसी में नहीं होगा। दूसरा sp2 के आजू बाजू सारे के सारे sp2 कार्बन है। इस तरीके से समझने का हम तरीका केवल बता रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे sp2 कार्बन वाले पार्ट हैं, तो कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने या खींचने के टेंडेंसी में नहीं होगा। जबकि हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट पे डोनेट किया जा सकता है। तो इसके इसमें 1 और 2 ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट 1 ग्रेटर देन 2 कंसिडर कर सकता है। उसके बाद वाले केस को जब कंसिडर करेंगे तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, sp कार्बन है यहाँ पे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और sp2 वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में ऑर्डर वाले पार्ट में 4 ग्रेटर देन 3 कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। एक ये ऑर्डर है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है और हाइब्रिडाइजेशन के साथ ध्यान रखना होता है। ऑल्दो यहाँ पे एक ही कार्बन का बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे जैसे sp का मतलब होता है कि जिसका स्टेरिक नंबर 2 है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे ऑल्दो 2 बॉन्ड्स है, बट फिर भी हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल की वजह से sp2 कंसिडर किया जाता है। इस एक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को। और उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, मतलब एक और ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है, इसको तो याद रखना ही रखना है बेसिकली। जैसे इन जनरल रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन, लेकिन अगर हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर दे रखा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो इस केस में 9 हाइपर कंजुगेशन है। और अगर मान लो एक सिंगल बेंजीन रिंग लेते हैं, केवल एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसके ऊपर CH2 होना चाहिए, मतलब एकदम सिंपल बेंजीन के ऊपर CH2 वाला पार्ट, तो दूसरे वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट है। और इन जनरल रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन, लेकिन उसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हाइपर कंजुगेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि वो रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग निकल के आए, ऐसा हो सकता है। अगर बहुत सारे प्लस में इफेक्ट हो जाएंगे तो एरोमेटिसिटी से ज़्यादा डोमिनेटिंग निकल के आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग जनरलाइज केसेस की बात करें जो हम लोग के सिलेबस के अंदर रहता है, तो इन जनरल हाइपर कंजुगेशन इज लेस इफेक्टिव देन रेजोनेंस। बट एक ये मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है, इस केस में हम लोग के पास हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग निकल के आता है। मतलब उसको ऐसा समझ लो कि 9 हाइपर कंजुगेशन का कंबाइंड इफेक्ट है, जो कि एक सिंगल बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से ज़्यादा डोमिनेटिंग निकल के आ जाता है। एक ये ऑर्डर है जिसको ध्यान रखना है, बट इसी में एक और पार्ट को हम लोग ऐड अप कर सकते हैं, तो ओवरऑल हम लोग अलग से एक ऑर्डर बना करके काम चल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के फॉर्मेट में उस चीज़ को लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल नोट कर लो पहले ऊपर वाला। ये ऑर्डर को याद ही रखना है, मतलब मेरे हिसाब से ऑर्डर याद रखो, ज़्यादा बेटर है। उसके नीचे एक ये ऑर्डर याद रखना है अपने को, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन वाले पार्ट का जो कार्बोकटायन है, मतलब 3 मेंबर रिंग, उसे जस्ट ऊपर वाले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज किया करते हैं, डांसिंग रेजोनेंस।
डांसिंग रेजोनेंस के वजह से ये पहला वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल निकल के आता है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला पार्ट। और डांसिंग रेजोनेंस का बेसिक मतलब इस तरीके से रिलेट किया जाता है, ये मॉलिक्यूल वाले पार्ट में जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होते वक्त इस बार देख के तो दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन बहुत तरह के इफेक्ट्स है जो अपने काम के नहीं होते, एक्चुअली अपने सिलेबस के अंदर काम के नहीं है, जिसमें से एक ये पार्ट भी है। यहाँ का एक कार्बन कार्बन वाला पार्ट आराम से, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये पार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, एक पॉसिबिलिटी। या फिर यहाँ का दूसरे वाले साइड का कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड जो है वो भी शिफ्ट हो सकता है सिमिलर टाइप से ऊपर, जिसकी वजह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इस चीज़ को डांसिंग रेजोनेंस बोला जाता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में, या रेजोनेंस में तो नहीं बट अपने आप के इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के वजह से उसके पीछे बहुत सारा थ्योरी है एक्चुअल में। अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का मतलब बॉन्ड एंगल अपने स्टैंडर्ड 109 से बहुत ही कम है। और एक कंपैरिजन हम लोग बहुत शुरू में किया करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी करते हैं, sp sp2 sp3 वाले पार्ट में परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला पार्ट। तो इस केस में पहले वाले केस में 50%, दूसरे वाले केस में 33% और थर्ड वाले केस में 25%। और बॉन्ड एंगल को भी इससे रिलेट किया करते थे। सबसे पहले टॉपिक में ये डिस्कशन करते थे हम लोग 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है, मतलब परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो अगर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से ये जो ऑर्बिटल है ये ऑलमोस्ट पी ऑर्बिटल के जैसा एग्जिस्ट करना शुरू करता है। मतलब ये यहाँ का जो ऑर्बिटल है तो एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल के जैसा एग्जिस्ट बहुत कम करता है, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल के जैसा एग्जिस्ट भी करता है तो अप्रोक्सीमेटली जो हम लोग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हो, काम का चीज़ नहीं है बट फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर में हाइब्रिडाइजेशन sp5 के जैसा कंसिडर किया जाता है। हो नहीं सकता sp5 क्योंकि 5 p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है अपने लॉजिक के हिसाब से। लेकिन बॉन्ड एंगल से अगर हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर को कंसिडर करके चले तो हम लोगों का जो पूरा का पूरा इस ऑर्बिटल में परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो अप्रोक्सीमेटली sp5 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को डिनोट कर रहा होता है। इस वजह से यहाँ का जो बॉन्ड है ये पी ऑर्बिटल वाला पार्ट, जैसे बेसिकली रेजोनेंस में हम लोग करते क्या थे, तो रेजोनेंस में एक चीज़ ध्यान होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है और सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स वाले पार्ट एक दूसरे के पैरेलल होकर कंजुगेशन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ का पाई बॉन्ड बना हुआ है, इधर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इधर का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरी तरफ का पाई बॉन्ड का हम लोग फॉर्मेशन करा देते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्योर पी ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में यहाँ का जो बहुत हाई पी कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल आराम से इधर साइड बॉन्ड बना करके काम कर सकता है। तो कभी ये पार्ट ओवरलैप करेगा, कभी दूसरा पार्ट ओवरलैप करेगा, मतलब बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके अपने आप को इस तरीके से, जैसा हम लोग डिनोट किए, इस तरीके से ओवरलैप करके दिखा सकता है। और डांसिंग रेजोनेंस बोलने का मतलब ये है, देखा होगा एक आदमी है तो डांस करता है, कभी एक पैर ऊपर करता है, कभी दूसरा पैर ऊपर करता है, जो होता है ना स्टैंडर्ड वेस्टर्न डांसर, बैले वैले, वो सब चीज़ों में दिखाया जाता है। तो इसीलिए कभी एक पैर ऊपर किया, कभी दूसरे साइड का पैर ऊपर किया, तो इस चीज़ को हम लोग डांसिंग रेजोनेंस वाले पार्ट से रिलेट करते हैं। इतना डिटेल तुम लोग को नहीं जानना है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, ये स्ट्रक्चर 3 मेंबर रिंग से अटैच्ड कार्बन, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ डांसिंग रेजोनेंस होगा, जिसके वजह से ये पार्ट टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन से भी ज़्यादा स्टेबल निकल के आ जाता है। तो अगर एक चीज़ देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजाइल कटायन, एक नॉर्मल बेंजाइल कटायन, बेंजाइल का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर, अगर सॉरी बेंजाइल भी नहीं बोलेंगे, बेंजाइलिक कटायन बोलेंगे। बेंजाइल का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर, जब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर बेंजाइलिक कटायन बोलेंगे हम लोग, तो बेंजाइलिक कटायन का मतलब बेंजीन के ऊपर अगर एक CH2 ग्रुप है, तो इस केस में टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन का स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कटायन वाले पार्ट से ज़्यादा होता है, और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का कटायन का स्टेबिलिटी टर्शियरी ब्यूटाइल वाले पार्ट से भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग ओवरऑल ऑर्डर में सबसे पहले इसको रखेंगे, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल वाले पार्ट को रखेंगे, फिर बेंजीन वाले पार्ट को आराम से प्लेस कर सकते हैं। ये दोनों ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ध्यान ही रखो इन दोनों ऑर्डर का, तो ज़्यादा बेटर है। थ्योरी इससे रिलेटेड ज़्यादा काम का नहीं है बट ऑर्डर ध्यान रखने लायक है। सर हाँ सर 11th में 9 HC कैसे है? 11th में 9 हाइपर कंजम्पशन कैसे है?
अरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, CH3 होगा, सॉरी। हम पहले बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बनाते बनाते उधर CH3 लिख दिया, मतलब CH3 वाला स्ट्रक्चर बना दिया। अब हो जाएगा 9 हाइपर कंजूशन। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसे इसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाले पार्ट का हम लोग छोटा सा एप्लीकेशन पहले डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन तो खैर क्या ही डिस्कस करेंगे, बस हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कंपेयर कराएंगे, फिर बताएंगे कि हम लोग का शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। क्यों होने का रीजन केवल एक है, स्टेबिलिटी, बट कैसे हो रहा है ये हम लोग को सीखना होगा बेसिकली। जैसे मान लो अगर ये स्ट्रक्चर दे रखा, और इन जनरल एक चीज ध्यान रखना, ये नॉर्मली हम लोग बोल दिया करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाले पार्ट में, ऑल्दो ये कोई रूल नहीं है। ऐसा रूल हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोग के पास केवल अल्काइल चेन दे रखा होगा, मतलब कोई रेजोनेंस इफेक्ट, कोई मेसोमेरिक इफेक्ट, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, तब इन जनरल 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री वाला पार्ट, फिर 1 डिग्री वाला पार्ट। ये एक जनरल ऑर्डर है, लेकिन ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए याद रखा करना। हम लोग कभी भी 3 to 1 नहीं बोला करेंगे, बस हम कभी कभी रेफरेंस देने के लिए बोलेंगे, ऑल्दो उसमें ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन एडेड होगा कि 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 तब होगा जब हम लोगों के कार्बोकैटायन में कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट ना हो, केवल एक सिंपल कार्बन चेन दे रखा हो। सिंपल कार्बन चेन देने का मतलब है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था, यहाँ 3 डिग्री वाला पार्ट हो गया, यहाँ 2 डिग्री वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे 1 डिग्री वाला पार्ट हो गया, तब हम लोग 3 to 1 के हिसाब से आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी सवाल में कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो हम लोग इस ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जेई मेंस एडवांस में कभी भी इस ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, स्कूल में हम लोग हमेशा इसी ऑर्डर की बात करेंगे, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोलते हुए काम कर सकते हैं। मान लो जैसे यही जो क्वेश्चन दे रखा था, नीचे जो अभी मेंशन किया था उसी चीज को वापस से डिनोट कर देते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा था, तो इन दोनों को देख के स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए अगर बोले तो देख के मालूम पड़ रहा है कि पहला वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2। ये देख के मालूम पड़ रहा है कि पहले वाले केस में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, दूसरे वाले केस में कम है। तो बेसिकली हम लोग केवल ये देखना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, पहला वाला स्ट्रक्चर, क्वेश्चन में जब भी हम लोग रिएक्शन कराए तो रिएक्शन के टाइम पे सेकंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ मान लेते हैं। लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि सेकंड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के होने के बाद इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है या हो सकता है, तो इस तरह के केस में जब एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या एक एग्जिस्टिंग कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले पार्ट पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो उस केस में ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने का मतलब अपने पोजीशन को चेंज करके अपने आप को ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा। रीज़न सिंपल सा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना। कैसे हो रहा है उस चीज़ पे भी आते हैं, बट अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल का मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन होने चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बोल रहे। जैसे मान लो अगर ये केस दे रखा, तो इस केस में जैसे खुद से सोच के देखो कि फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सोच के देखो पहले। फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन इधर हो गया, 3 इधर हो गया, जबकि यहाँ वाले केस में टोटल 2 और 1 3 हाइपर कंजुगेशन है, तो टोटल 5 हाइपर कंजुगेशन, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला पार्ट। तो अगर मान लो, चलो एक और भी चीज़ इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, मान लो इसी का और आगे का पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम लोगों का थर्ड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर थर्ड ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 होगा, ये होना चाहिए। अगर मान लो सवाल में हम लोगों के पास स्ट्रक्चर नंबर 2 दे रखा, तो जो 2 वाला पार्ट है इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन पे एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अपने आप को आराम से रीअरेंज करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, या फिर इस गिवन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दे रखा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर तो है ये पार्ट, लेकिन जस्ट बगल वाले कार्बन पे नहीं है। जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है। तो अगर गिवन स्ट्रक्चर के या गिवन कार्बोकैटायन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
गिवन स्ट्रक्चर में अगर उस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन्स के ऊपर ज़्यादा स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है तब उस केस में रीअरेंजमेंट होगा। अगर उससे थोड़ा भी लेस स्टेबिलिटी या बराबर स्टेबिलिटी का पॉसिबिलिटी है तो उस केस में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ से बगल वाले पार्ट में रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो उसके आगे वाले पार्ट की तो बात ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब इससे हम लोग के मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी कभी हम लोग के पास एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो उस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर हम लोग को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है तो हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप को रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेगा और आराम से उस नए स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना चाहेगा। इस पूरी चीज़ को हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट आराम से बोला करते हैं। छोटा सा एक पॉइंट है, फटाफट नोट करते जाओ। If there is a possibility of more stable carbocation, there is a possibility of more stable carbocation on the carbons adjacent to the given carbon with positive charge, then the positive charge will rearrange itself to get into higher stability या get to higher stability या get to more stable, get to a more stable carbocation. अगर गिवन कार्बोकैटायन के जस्ट अगल बगल वाले कार्बन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो हम लोगों का कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबल वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेगा। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है जिसके बेसिस पे हम लोग ये रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो उस केस में हम लोग मतलब बहुत सारी तो क्या खैर 3 ही है जिसमें से 2 पार्ट अपने काम का होता है। तीसरा पार्ट हम लोग सिलेबस का पार्ट नहीं मानते बट उसका एक केस या 2 केस हम डिस्कस किया करेंगे केवल, जिसमें मेंशन कर लेते हैं इस चीज़ को, टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को कंसिडर करना है ये बेसिकली है शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स। शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स। दूसरा पार्ट रिंग एक्सपेंशन। तीसरा पार्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन और थर्ड पार्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चलो ध्यान दो, जैसे इन 3 केसेस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसका 1-2 एप्लीकेशन जैसा भी जो मेंशन किया था वहाँ पे 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट ये काफ़ी स्टेबल होता है। इस पार्टिकुलर पॉइंट के ही कंसिडरेशन के लिए हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑल्दो एक और भी पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, बट इसका केवल 2 स्पेसिफिक केस डिस्कस करेंगे। अगर इन केस जेई में आता है, आने के चांसेस नहीं है मेरे हिसाब से, बट अगर इन केस जेई में आता है चाहे मेंस हो या एडवांस हो, तब उस केस में
डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक सर्टेन टाइप का ही पार्ट आएगा, इसके अलावा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, अगर इंट्रोड्यूस कर भी देते हैं तो सिंपल सा केस रखा जाएगा। पहला पार्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, जिस चीज़ का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो इस केस में ऐसा मेंशन कर लो, हेडिंग डाल दो पहला पार्ट, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स। शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग के पास टोटल इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहले पार्ट वाले केस में हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड वाले केस में, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, सेकंड वाले केस में हम लोग फिनाइल शिफ्ट की बात करते हैं। फिनाइल का मतलब हो गया हम लोग बेंजीन रिंग वाले पार्ट या बेंजीन रिंग के जैसे स्ट्रक्चर्स को शिफ्ट करेंगे। और थर्ड वाले केस में हम लोग अल्काइल शिफ्टिंग की बात करते हैं। अल्काइल शिफ्ट वाले पार्ट का मतलब हो गया हम लोग कार्बन चेन वाले पार्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हाइड्राइड वाले पार्ट को हाइड्रोजन से अगर रिलेट कर ले हम लोग, तो पहले वाले केस में हम लोग हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर रहे हैं, दूसरे वाले केस में बेंजीन के स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, और तीसरे वाले केस में अल्काइल शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग ग्रुप को शिफ्ट करके आराम से अपने कार्बोकेटायन वाले पार्ट को रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर हम लोग के पास ये स्ट्रक्चर दे रखा, एक छोटा सा हम कंसिडरेशन लेकर के चल रहे हैं, और इस चीज़ को अभी केवल समझो, नोट डाउन मत करना भी, तो ये समझने की चीज़ है, इसमें ये पार्ट कितना टाइप होता है सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते हैं, तो जैसे मान लो अगर ये हम लोगों का केस दे रखा, हम हाइड्रोजन के टर्म में लिख देते तो ज़्यादा बेटर होगा। कार्बन के ऊपर एक CH3 वाला पार्ट दे रखा, कार्बन के ऊपर दूसरा CH3 वाला पार्ट दे रखा, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा, और जस्ट बगल वाले पार्ट में CH2+ है। तो एक चीज़ देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता, मान लो ऐसा केस होता, तो हम लोग के पास ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन निकल के आता है। मतलब अगर हम लोग के इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के जस्ट बगल वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अपने आप को इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में, सेकेंड स्ट्रक्चर में आराम से रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अब गेन कैसे करेगा? तो अगर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर इधर शिफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ये जो कार्बन है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो भी ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स में से किसी न किसी एक ग्रुप को दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर इधर आ रहा तो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक CH3, दूसरा CH3 और एक H, और उसके अलावा एक कार्बन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं कर सकते, पॉइंट ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल शिफ्टिंग का। तो इन 3 ग्रुप्स में से किसी एक को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइदर इस मिथाइल को शिफ्ट कर सकते हैं, अदर इस मिथाइल को शिफ्ट कर सकते हैं इस बगल वाले कार्बन पे, या इस हाइड्रोजन वाले पार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सेंटर वाला कार्बन है वाइट वाला, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है बेसिकली हम लोग के पास टेट्राहेड्रल शेप है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये टेट्राहेड्रल शेप है, तो ये ग्रुप हो जाए या फिर बाहर साइड वाला ग्रुप हो जाए या फिर राइट साइड वाला ग्रुप हो जाए, ये तीनों ग्रुप का डिस्टेंस इस कार्बन से एग्जैक्टली सेम है, कहीं से कोई डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है। तो पहला ग्रुप शिफ्ट हो या दूसरा ग्रुप शिफ्ट हो या तीसरा ग्रुप शिफ्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों के हम लोग नॉर्मली इक्वल चांसेस की बात कर सकते हैं शिफ्टिंग के लिए। अगर हम लोग केवल पॉसिबिलिटी के हिसाब से बात करें तब, तो डिस्टेंस वाइज तीनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब तीनों में से कोई भी शिफ्ट हो सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन शिफ्टिंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो अपने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को छोड़ करके दूसरे वाले पार्ट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो इस केस में ऑलमोस्ट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि पूरे के पूरे शिफ्टिंग वाले पार्ट में अगर हम लोग को हाइड्राइड शिफ्टिंग कराना है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है इसको दूसरी साइड जाना है और पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले कार्बन पे आना है। तो इस केस में यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन लेके हटेगा। इसको हम समझाने का बस तरीका मेंशन कर, और क्यों हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं उसको यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके हटेगा, जब हाइड्रोजन लेके हटेगा तो इस केस में CH3, उसके अलावा CH3 और यहाँ वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, उसके अलावा हाइड्रोजन वाले पार्ट के ऊपर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि जब भी कभी एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हम लोग और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एक ही एटम हट जाता है,
तो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर चला गया तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और बगल वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज तो पहले से था। अब उसके बाद यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर बगल वाले को लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया या पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट कर दिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। तो इस केस में जो जैसे यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ए वाला पार्ट का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बी हट गया था, तो जब बी वापस से इलेक्ट्रॉन देता तो वापस से सेम सिंगल बॉन्ड आएगा। तो हम लोग बस यही कंसिडरेशन को दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर रहे हैं। बॉन्ड तो पहले कार्बन का ब्रेक हुआ था लेकिन डोनेट ये दूसरे कार्बन को कर दिया। तो इस केस में जब ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट करेगा तो CH3 इसके ऊपर प्लस चार्ज और बगल वाले पार्ट पे CH2 के साथ हम लोग आराम से H मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है अपना, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जहाँ था वहाँ से हटके जस्ट बगल वाले कार्बन पे आ गया और हम लोग का जो हाइड्रोजन था वो पार्ट अपने जस्ट पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे आ गया। मतलब इस चीज में हाइड्रोजन ग्रुप शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट हुआ। इस चीज को हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग आराम से बोल सकते हैं। अगर इस पार्ट में किसी को डाउट हुए इस स्टेप में तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर नोट क्या करना है उस चीज पे आते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, जब इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग तो इसको नोट करने का सिंपली ये तरीका होगा कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट करो और हाइड्रोजन को उठा के बगल वाले कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज था। और ये एरो बनाने का तरीका बस अभी सीखो, हम धीरे धीरे लिख रहे हैं बट आगे इतना धीरे नहीं लिखेंगे। तुम लोगों को अभी ये एरो बना के काम करना है, लेकिन आगे जाने के बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप बिना एरो के भी काम चलता जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उठ करके CH2 के ऊपर जाएगा। तो इस पूरे स्टेप को हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट बोलने का रीजन ये चीज था कि जो H माइनस बना, H माइनस का मतलब होता है हाइड्राइड। तो बेसिकली जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था वो अपने बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट तो हुआ लेकिन H माइनस के फॉर्मेट में शिफ्ट हुआ, तो इसीलिए हम लोग आराम से टर्म हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हैं। इसके वजह से जब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो हम लोग के कार्बन वाले पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ और CH2 के ऊपर हम लोग का जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन आराम से आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स है उसमें सबसे पहला हेडिंग मेंशन करना हाइड्राइड शिफ्ट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, बस हाइड्राइड H शिफ्टिंग मेंशन करो और उसमें एग्जाम्पल वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। और इसको नोट करने के बाद फिर एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे जो कि हम नॉर्मली बेसिकली डिस्कस नहीं किया करते, ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट। जैसे अभी तक हम लोग ये चीज़ सुन चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक्स में कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई स्टेप होता है तो स्टेप हमेशा एक इमेजिनरी स्टेट के थ्रू होते हुए जाता है और उसी इमेजिनरी स्टेट वाले पार्ट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोला करते हैं। तो तुमको ये चीज़ बता देते हैं हम कि ट्रांजिशन स्टेट बनाने का तरीका क्या हो सकता है और वो ऑलमोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में हुआ क्या था, तो कार्बन के ऊपर जो कार्बन बॉन्ड्स थे वो जैसे रहा था वैसे का वैसे ही है। मतलब CH कार्बन के ऊपर CH3 जैसे था वैसे ही रह गया, दूसरा CH3 जैसा था वैसे ही रह गया, CH2 जैसा था वैसे ही रह गया। वेरिएशन क्या हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज का और हाइड्रोजन वाले पार्ट का। तो पहले इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और फिर दूसरा उसी पार्ट में, क्योंकि एक ही स्टेप दिख रहा है आपको, तो कार्बन का उसी पर्टिकुलर स्टेप में कार्बन का हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा और कार्बन पे हाइड्रोजन बन रहा है।
इसका मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है यहाँ पे। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक भी करना है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना भी है। इसका मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर मेंशन करके चल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो ट्रांजिशन स्टेट में दोनों कार्बन से अटैच्ड होगा, तभी तो ऐसा बोल पाएंगे कि एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा और दूसरी तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन दूसरी तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा होगा मतलब एक बॉन्ड हट रहा होगा तो पार्शियल बॉन्ड, और दूसरा जब बॉन्ड बन रहा होगा तो पहले जीरो बॉन्ड था अभी एक बॉन्ड बन रहा है तो भी पार्शियल बॉन्ड। तो इस केस में ये पूरा स्ट्रक्चर तो ऐसा निकल के आ गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। उसके अलावा पहले पॉजिटिव चार्ज जहाँ था वहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट के जस्ट बगल वाले पे शिफ्ट हो रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट रहा है, इसका मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है तो इन जनरल हम लोग एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज करके रखेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में ये साइन मिला करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये अपना ट्रांजिशन स्टेट कंसिडर किया जा सकता है बेसिकली। इसको नोट करने के बाद सेकेंड पार्ट मेंशन करना, फिनाइल शिफ्ट। और फिनाइल शिफ्ट का मतलब हो गया बेंजीन रिंग वाले पार्ट का हम लोग शिफ्टिंग करा रहे हैं। पीएच शिफ्ट भी इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं बेसिकली, पीएच शिफ्ट। बोला भी था कि जब भी कोई बेंजीन रिंग होता है तो उसको पीएच से डिनोट किया जा सकता है आराम से, तो यहाँ पे हम लोग पीएच शिफ्ट वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम कंसिडरेशन है, कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। डिफरेंस वाला पार्ट क्या आएगा उस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। मान लो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर 3 बेंजीन रिंग है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इस केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वहाँ का पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट कर गया तो शिफ्ट करने के लिए इन 3 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को अपने बगल वाले पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट हुआ तो इन 3 में से किसी एक ग्रुप को अगर हम लोग दूसरे पार्ट पे शिफ्ट कर दें, तीनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, वो एरो आसानी से क्लियरली दिखाई दे इसलिए हम नीचे से मेंशन कर रहे हैं। तो अगर वो शिफ्टिंग करेंगे तो पीएच के साथ कार्बन, इसके ऊपर वापस से पीएच, इसके ऊपर CH2 प्लस, और इस कार्बन के ऊपर पीएच मेंशन कर सकते हैं हम लोग। सॉरी पीएच2 पॉजिटिव चार्ज तो बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग का ये गिवन स्ट्रक्चर अपने जस्ट बगल वाले स्ट्रक्चर में मूव कर गया तो पहले इसके ऊपर कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं था, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं था। बट दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है और 2 हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है। इसका मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो अपने जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जा रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। अगर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तो कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा ही करेगा। तो इस रीअरेंजमेंट के टाइम पे पॉजिटिव चार्ज तो शिफ्ट हुआ, साथ ही साथ एक बेंजीन रिंग वाला पार्ट शिफ्ट हुआ। तो अगर बेंजीन रिंग वाला पार्ट शिफ्ट हुआ तो हम लोग इस चीज़ को फिनाइल शिफ्ट आराम से बोल सकते हैं, और स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट का ऊपर के जैसा ही आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो। और एग्जैक्टली सेम टाइप से हम लोग अल्काइल शिफ्ट की बात कर सकते हैं। फटाफट नोट करते जाओ, तीनों में डिफरेंस कुछ नहीं है बट कुछ पॉइंट्स का हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अगर नोट कर लिया होगा तो फिर
आगे वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे इन तीनों केसेस में एक डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है एक जगह पे H माइनस शिफ्ट होगा, एक जगह पे PH माइनस शिफ्ट होगा, एक जगह पे R वाला पार्ट शिफ्ट होगा, मतलब R माइनस वाला पार्ट शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग तीनों के केस में हुआ, लेकिन पॉइंट ये हो सकता है, जैसे कोई पूछ सकता है कि सर ऊपर वाले केस में, मतलब पहले वाले केस में तो 2 अल्काइल ग्रुप था, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप था और एक हाइड्राइड ग्रुप भी था, तो कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा शिफ्ट होगा? ये ऑर्डर याद रखना होगा। बेसिकली हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसका शिफ्टिंग पहले होगा, किस ऑर्डर में शिफ्टिंग होगा, क्या क्या रूल्स का ध्यान रखना है, ये सारे के सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है, जो मैंने बिल्कुल छोटे से पार्ट में एक बेसिक से फॉर्म में डाला था कि अगर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है तो उसका शिफ्टिंग हम लोग जस्ट बगल वाले पार्ट पे करा पाएंगे, उसके आगे नहीं करा सकते। और बगल वाले पार्ट पे भी शिफ्टिंग कराते वक्त स्टेबिलिटी हाइयर होना चाहिए। यहाँ से बगल वाले पार्ट में शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्टेबिलिटी हाइयर नहीं था, ऑल्दो उससे आगे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी हमको इससे मतलब नहीं होता कि हम लोगों का गिवन कार्बन के ऊपर जो स्टेबिलिटी है उससे बगल वाले पार्ट को छोड़ के उसके आगे वाले पार्ट पे क्या स्टेबिलिटी, हमको इससे मतलब नहीं होगा। हमको बेसिकली एक ही चीज़ से मतलब होगा, जो स्ट्रक्चर है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर अगर हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तो हम जाएंगे, नहीं हो रहा तो इतना दूर का हम नहीं सोचने जाएंगे कि दूर में हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। इन सब रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को, क्या क्या कंसिडरेशन हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप के टाइम पे कर सकते हैं, या फिर इन जनरल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के टाइम पे क्या क्या हम लोग रूल्स का ध्यान रखेंगे या क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसमें पहला पार्ट मेंशन करो रूल्स वाले पार्ट में। Rearrangement always takes place for 1-2 position. For 1-2 position, that is on the adjacent carbon only. ये लिखने का तरीका आता है 1-2 शिफ्टिंग 1-2 शिफ्टिंग 1-2 शिफ्टिंग। 1-3 शिफ्टिंग कभी नहीं हो सकता, हमेशा 1-2 1-2। अगर 1-3 जाना है तो 2 1-2 होगा, मतलब 1-2 फिर वापस से 1-2। जैसे ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है, अगर चला जाएगा ये, तो पहले हम लोग अपने स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज को जस्ट बगल वाले पार्ट पे लाएंगे, फिर यहाँ से वापस से और आगे हम लोग थर्ड वाले कार्बन पे लाएंगे। तो 1-3 शिफ्टिंग बेसिकली कुछ नहीं होता, हम लोग रेदर पहले 1-2 शिफ्टिंग करेंगे, फिर अपना कार्बोकैटायन चेंज हो गया, फिर से इसको कार्बन 1 बोलो, इसके जस्ट बगल वाले को 2 बोलो, तो 1-2 शिफ्टिंग। तो 2 1-2 शिफ्टिंग करेंगे रेदर देन हम लोग 1-3 शिफ्टिंग। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है कि 1-3 शिफ्टिंग नहीं हो सकता है, मतलब ये हमको पता था कि 1-3 शिफ्टिंग नहीं होता है, हमको यही मालूम था कि 1-2 शिफ्टिंग होता है। और जिन लोगों के पास पॉला ब्रूस है वो भी पढ़ेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे होता है। तो हमको इतना ही पता था कि 1-2 शिफ्टिंग होता है, बट हमको पता ही नहीं था कि रीअरेंजमेंट में और भी सिनेरियो हो सकते हैं। मतलब जैसे अभी लिखा था यहाँ पे कि 1-2 शिफ्टिंग हुआ, फिर वापस से 1-2 शिफ्टिंग हो सकता है, फिर वापस से 1-2 शिफ्टिंग हो सकता है। हमको ये नहीं पता था, हमको बस यही पता था कि 1-2 शिफ्टिंग हो सकता है। MS चौहान जब हम सॉल्व कर रहे थे अपने टाइम पे, तो उसमें बहुत सारे सवाल में ये चीज़ तो होता ही नहीं था, मतलब ये रेयरली सवाल में दिया जाता था। हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा रीअरेंजमेंट दे रखा था, मतलब 1 1-2 नहीं, कम से कम 2 1-2 3 1-2 इस तरह का शिफ्टिंग दे रखा होता था। मतलब क्वेश्चन दिया वो तो देख के समझ ही नहीं आया कि इसमें पूछ क्या रहा है, हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, देखे आंसर गलत है। तो हम नॉर्मली करते क्या थे कि हम आंसर देखते थे और उस आंसर के ऑप्शन के हिसाब से हम जबरदस्ती इस तरीके का शिफ्टिंग कराते थे कि चलो 1 1-2 किया तो ये हो गया, दूसरा 1-2 किया। हमको नहीं मालूम कि सही इफेक्ट था या गलत, उस टाइम पे नहीं मालूम था, कोई बोलने वाला भी नहीं था। तो पहले एक शिफ्टिंग किया, फिर दूसरा शिफ्टिंग किया, फिर तीसरा शिफ्टिंग किया, देखिए कि आंसर आ गया। तो आंसर तो आ जाता था, बट हमको क्योंकि पता नहीं था कि ऐसा सही में होता है नेचर में, तो हम उसमें क्वेश्चन के साइड में लिख दिया करते थे जबरदस्ती क्या मैकेनिज्म है। हम हमेशा लिख के काम किया करते थे क्योंकि हमको ये फैक्ट ही नहीं पता था कि 1-2 शिफ्टिंग मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। पॉला ब्रूस में ऐसा दे नहीं रखा है। वो एक चीज़ हम जब
पढ़ाना शुरू किया तब हमको पता चला कि एक्चुअल में सही में ऐसा होता है। मेरे सारे एमएस चौहान के क्वेश्चन में जहाँ भी इस तरह का मल्टीपल शिफ्टिंग हुआ है, बस लिख दिया है कि जबरदस्ती का मैकेनिज्म है। ये काम का सवाल नहीं है, जबरदस्ती का मैकेनिज्म। पता नहीं क्या ये लोग उल टाइप का सवाल डाल रखा है, हमको पता ही नहीं है चीज़ का ऐसा भी कुछ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 1-2 पोजीशन पे शिफ्टिंग होगा, बट ये मल्टीपल शिफ्टिंग हो सकता है, 1-2 फिर 1-2 फिर 1-2। कंसिडरेशन केवल ये है स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो उसी को हम लोग सेकेंड पॉइंट में मेंशन कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट will take place only when stability of carbocation increases ब्रैकेट में लिख लेना, if lower or equal stability is obtained, then no rearrangement। स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी बराबर भी मिल रहा है तो भी कोई मतलब नहीं, 1-3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट बगल वाले पार्ट से मतलब है। अगर बगल वाले पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रहा तभी हम लोग देखेंगे, उसके आगे वाले से तो कोई लेना देना नहीं होगा। बगल वाले पे इक्वल मिल के आगे वाले पे हम लोग को ज़्यादा मिल जा रहा है तो भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी कार्बोकटायन है उसके जस्ट बगल वाले पे अगर ज़्यादा हम लोग को स्टेबिलिटी मिलेगा तभी हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे, अदरवाइज एनी केस रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, more than one rearrangement can take place and will be continued till the most stable carbocation is obtained और इसमें रूल नंबर 2 का ध्यान रखते हुए काम करना है। कंसेक्यूटिव कार्बोकटायन पे स्टेबिलिटी रेगुलरली बढ़ना चाहिए, ये एकदम सिंपल सा रूल है जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। Fourth point, in case of shifting of groups, that group will be shifted first, या फिर in case of shifting of groups, migratory aptitude of groups are considered for preferable shifting ग्रुप के शिफ्टिंग के टाइम पे हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाले पार्ट को यूज करके चलेंगे, मतलब प्रेफरेबली किस ग्रुप को शिफ्ट करना है उसके लिए हम लोग उस ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे, जिसमें जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है वो प्रॉपरली हम लोग को ध्यान रखना होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा। आगे 2-3 जगह और भी काम करेंगे हम लोग इस चीज को लेकर के। और नाम से ही काफी समझ में आ रहा होगा, माइग्रेशन करना मतलब मूव करने की टेंडेंसी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाले पार्ट में हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद
बेंजीन वाले पार्ट का, फिर उसके बाद कार्बन चेन वाले पार्ट का। ये एक जनरल ऑर्डर होता है क्योंकि हाइड्रोजन का ग्रुप का साइज सबसे छोटा है, सबसे इजीली शिफ्ट हो सकता है, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट वाला पार्ट सबसे फास्टली होगा। तो H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर पीएच वाले पार्ट का फिर R। और पीएच वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं, हम लोगों का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में डिस्कस किए थे, एप्लीकेशन ऑफ जीओसी का सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा इसका मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी ज़्यादा निकल के आएगा। मतलब अगर हम लोगों के पास ऐसा मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग बेंजीन रिंग्स है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के बेंजीन रिंग्स है, तो इस केस में जिस बेंजीन रिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। जैसे ऐसा एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, मान लो एक सिंपल बेंजीन रिंग दे रखा, एक हम लोग के पास CHO वाला ग्रुप दे रखा बेंजीन रिंग के अलावा, और दूसरा बेंजीन रिंग वाले पार्ट पे हम लोग मान लो OH लेके चल रहा है। तो इस केस में इन तीनों ग्रुप्स वाले पार्ट में OH+M शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और CHO-M सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है उस ग्रुप के शिफ्ट होने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उस ग्रुप के शिफ्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये हम लोगों के पीएच में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। और अल्काइल शिफ्ट वाले पार्ट में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये एक ऑर्डर का हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है, क्योंकि अल्काइल में 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन हो सकता है और 1 डिग्री कार्बन हो सकता है। तो इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में H तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पीएच का नंबर, फिर अल्काइल चेन का नंबर, और पीएच में अगर अलग अलग बेंजीन रिंग्स है तो जहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर नॉर्मल बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद अगले वाले केस की बात करेंगे। और अल्काइल चेन में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल वाले ग्रुप को आराम से डाला जा सकता है। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, इसको नोट करके रखो। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस वाले पार्ट पे मूव करेंगे, और उसके बाद मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। फिर रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट का छोटा सा पॉइंट उसमें एड अप होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर से क्वेश्चंस कंटिन्यू होगा। और उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो सबसे लास्ट में रिंग कॉन्ट्रैक्शन का 1 या 2 एग्जांपल, बेसिकली 2 एग्जांपल आराम से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिर अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। और जो तुम लोगों को बुकलेट में होमवर्क दिया था उस होमवर्क को कंप्लीट कर लो, अगर कंप्लीट नहीं किया है तो प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। जितने क्वेश्चंस बोल रहे बुकलेट के केवल उसको कंप्लीट करो। अभी कोई किसी को MS चौहान वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। MS चौहान हम सजेशन देंगे, MS चौहान या DK सिंह। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक लाइन से बनाना शुरू कर देना। पहला काम बुकलेट बनाओ और जो वर्कशीट देंगे उसको बनाओ, बस इतना ही होमवर्क करो। और जो नोट्स कॉपी बोल रहे हैं या नोट्स कॉपी जो लिखवा रहे हैं उन चीज़ों को ढंग से पढ़ लिया करो, उसके सारे क्वेश्चन कर लिया करो, सारे बुक्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हम सजेशन देंगे कि MS चौहान अभी मत बनाओ, उससे अच्छा कि मैथ्स से क्वेश्चन बनाया करो। वैसे भी मैथ्स का टॉपिक तुम लोग काफ़ी अच्छे स्पीड से चल रहा है, तो मैथ्स में तुम लोग को ज़्यादा टाइम देना होगा। केमिस्ट्री में जितना क्लास में कराएंगे उसके अलावा बुकलेट और वर्कशीट मोर देन सफिशिएंट है। MS चौहान और DK सिंह रिवीजन के टाइम पे एक बार फटाफट बना लेना। MS चौहान ही बनाना प्रेफरेबली, DK सिंह अगर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के लिए करने होंगे तो उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।